Good morning, guys. Let's continue with atomic structure. Now, last time we dealt with isotope, isobar, isotone, and isoelectronic species. ठीक है? Now today we are going to start with wave nature of particles. ठीक है? तो चलो आज हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुझे बताओ अभी तक तुम लोगों ने वेव्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है? वेव्स के बारे में तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? Let's add our heading dual nature ऑफ लाइट। ठीक है, बोर्स थियरी पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ओके, साउंड वेव्स एंड वेवलेंथ, करेक्ट। तुम लोगों ने वेव्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी रहेंगी। ठीक है, अब देखो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट कंटेन्स टू नेचर, इट कंटेन्स टू नेचर। एक रहता है उसका नेचर विच इज पार्टिकल नेचर, एंड उसका दूसरा नेचर रहता है वेव नेचर। ठीक है, अब तुम लोग इनके बारे में बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले हो, कब? फिजिक्स में लेने वाले हो। ठीक है, अभी के लिए लाइट के पास दो टाइप के नेचर रहते हैं, एक रहता है पार्टिकल नेचर और दूसरा रहता है वेव नेचर। अब ये हम लोगों को कैसे पता है? ठीक है, तो ये सारी चीजें कि हम लोगों को ये कैसे पता है एंड ऑल, वो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। बट मैं मेरी तरफ से जितना हो सके उतना तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेव नेचर, अगर पार्टिकल नेचर अगर हम लोग बोलेंगे तो पार्टिकल नेचर इज अ डिसकंटिन्यूअस नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर इट इज अ discontinuous discontinuous nature, and number two is wave nature. and wave nature, अगर ऊपर वाला डिसकंटिन्यूअस है तो नीचे वाला ऑब्वियसली क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस नेचर। अब कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस नेचर ये हम लोग विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? तो देखो, तुम लोग ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, वेव्स में याद रखो, वेव्स अगर है तो उसमें हर एक एनर्जी लेवल अवेलेबल रहता है, उसमें हर एक एनर्जी लेवल अवेलेबल रहता है। वेव नेचर में अगर तुम लोग एनर्जी देखोगे तो वो ऐसे कंटिन्यूअसली डिक्रीज, या फिर देखो, अगर वेव डिक्रीजिंग वेवलेंथ की है, अगर डिक्रीजिंग एनर्जी की है तो वो ऐसे कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने वाली है। अगर वेव ऐसे इंक्रीजिंग नेचर की होगी तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब अगर तुम लोग यहाँ से एक बॉल ड्रॉप करोगे तो वो ऐसे कंटिन्यूअसली इजीली फ्लो होते होते नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वेव नेचर इज अ कंटिन्यूअस नेचर, इट इज अ कंटिन्यूअस नेचर, जहां पे ये एनर्जी अगर समझो कि 10 की थी, 10 जूल्स, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, एंड यहाँ से 0 थी, तो वो कंटिन्यूअसली हर एक एनर्जी लेवल को टच करते करते नीचे आएगा। वेव इट इज अ कंटिन्यूअस नेचर। ठीक है गाइस, एंड उसी बदले डिसकंटिन्यूअस नेचर मतलब क्या? तो पार्टिकल नेचर जो रहता है वो डिसकंटिन्यूअस रहता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूअस नेचर? तो इट लुक्स लाइक अ स्टेयरकेस। ठीक है, जो 10 से स्टार्ट हुआ, इट विल गो टूवर्ड्स 7.5 या फिर 8, इट विल गो टूवर्ड्स 8, ऐसे अज्यूम करते हैं 8 के पास गया, देन इट विल गो टूवर्ड्स 6, देन इट विल गो टूवर्ड्स 4, देन इट विल गो टूवर्ड्स 2, एंड देन इट विल रीच 0। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेयर केस पे से अगर तुम लोग किसी बॉल को थ्रो करोगे तो वो कैसे करेगा? यहाँ पे ऐसे जुपुक जंप मारेगा, वापस जुपुक जंप मारेगा, वापस जुपुक जंप, एंड अगेन जंप, एंड फाइनली एट द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो तुम लोगों को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे ये ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे फ्लो होते जाएगा हर एक एनर्जी लेवल को टच करते करते। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे रुक रुक के जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस नेचर, जहाँ पे 10, 8, 6, 4, 2 एंड फाइनली 0, ऐसे अलग अलग स्टेप्स में वो नीचे आने वाला है। गाइज, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस नेचर लाइट के दो टाइप रहते हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों को कैसे पता चला? तो हम लोगों को एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करके पता चला। वो एक्सपेरिमेंट्स तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ मेरी तरफ से थोड़ा सा तुम लोगों को बोलते हैं ना, बताने चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके आगे वाली चीजें है ना, प्लीज लिखना मत, ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। बट हम लोगों को कैसे पता चला?
अब लाइट हम लोगों को इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन बताती है। तुम लोगों ने कभी इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन पहले पढ़ा है क्या? इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन कभी तुम लोगों ने पहले पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, ओके। तो बिफोर लर्निंग इट, मतलब मैं तुम लोगों को डायरेक्टली बताते नहीं बैठता ऐसे, अगर मैं डायग्रामेटिकली बताने चाहूंगा, डायग्राम बनाने में भी बहुत टाइम जाएगा एंड हर एक चीज में। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी सर्च अ वीडियो। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था इसके ऊपर, ठीक है। एंड वो वीडियो की लिंक भी, मतलब तुम लोग वीडियो का नाम देख लेना, बाद में तुम लोग भी देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, व्हाट वाज द नेम? चलो देखते हैं। हाँ, मिल गया। तो आई एम शेयरिंग अ लिंक, ठीक है। तुम लोग वेव्स में इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन कैसे होता है वो देख पाओगे इसमें अच्छे से, और बहुत अच्छे से देख पाओगे। इट इज अ नाइस वीडियो। तो चलो देखते हैं। वेट, माय सेटअप इज लैगिंग अ लिटिल बिट, जस्ट अ मिनट गाइस। तो कैन यू सी दिस? ठीक है। फर्स्ट दिस गाय मीट सम पीपल एंड देन ही आस्क देम कि लाइक कलर्स हम लोगों को दिखते कैसे हैं, ठीक है। हाउ कैन वी सी कलर्स, या फिर व्हाई डू वी सी डिफरेंट कलर्स थ्रू प्रिज्म एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये वीडियो देखना बहुत फैसिनेटिंग है, यू लाइक इट, यू लव इट, ठीक है। इस वीडियो का नाम है द ओरिजिनल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये देखना, अभी के लिए मुझे जो पार्ट चाहिए वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, नाउ ही इज गोइंग टू मेक टू वेव्स interact with each other, ठीक है। नाउ ही इज गोइंग टू मेक टू वेव्स interact with each other, एंड ये तुम लोग घर पे भी कर सकते हो एक्चुअली, देखो आप। ओके, देखो उसने एक वेव दिखाई, देखो कैसे एकदम मस्त वेव बन रही है, ठीक है, वेव्स। अब उसने दूसरी वेव, एक वेव लाई, दो वेव्स आ गई है, ठीक है। एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है गाइज। इनका इंटरेक्शन दिख रहा है तुम लोगों को? यू डोंट हैव टू रिप्लाई राइट नाउ, जस्ट सी द वीडियो। ओके गाइज, अब अगर तुम लोग देखोगे, अगर अभी तुम लोग देखोगे, तो तुम लोगों को मेरा माउस दिख रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल माउस, हाँ माउस दिख रहा है। अब ये बीच में लाइंस दिख रही है तुम लोगों को, ये बीच में लाइंस दिख रही है तुम लोगों को। मुझे बताओ, इन बीच वाली लाइंस में तुम लोगों को वेव्स दिख रही है क्या? इन बीच वाली लाइंस में तुम लोगों को वेव्स दिख रही है क्या? ये बीच में जो स्ट्रेट लाइंस डेवलप हुई है, वेव्स वहां पे प्रेजेंट है क्या? नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे वेव्स प्रेजेंट है क्या? तो डेफिनेटली देयर इज नो वेव प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, मैं डायग्राम तुम लोगों को अभी ऐसे बना के नहीं दिखाऊंगा, फिजिक्स में तुम लोग ऐसा बहुत बार देखोगे, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, देखो, वेव के बारे में हम लोग अच्छे खासी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, भले ही हम लोगों को ये सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ी बहुत, ठीक है। अब वेव दो टाइप की रहती है, एक रहती है इन फेज, एक वेव रहती है इन फेज। अब देखो, ये दोनों वेव्स एक ही फेज में, ठीक है। इट इज लाइक कि देखो, दो लोग किसी एक पर्सन को आवाज दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से सुनना। दो लोग किसी एक पर्सन को आवाज दे रहे हैं, ये एक पर्सन नंबर वन है और ये पर्सन नंबर टू है, एंड ये दोनों किसी एक थर्ड पर्सन को आवाज दे रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये दोनों जब आवाज देंगे, इसकी इसका आवाज निकला, मुझे पता है साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर, बट अभी के लिए हम लोग ऐसे ही देंगे, ठीक है। ये यहाँ से आवाज दे रहा है, ये यहाँ से आवाज दे रहा है। मुझे बताओ, इन दोनों का आवाज क्या होगा? एक दूसरे को एम्पलीफाई करेगा, एक दूसरे के आवाज को ये क्या करेंगे? एम्पलीफाई करेंगे, बिकॉज दे आर सेंडिंग वेव्स इन सेम डायरेक्शन। गाइस समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे कुछ होगा इन फेज, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इन फेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन फेज इंटरफेरेंस। वेव्स जब इंटरफेयर होंगी तो ये एक ही फेज में होंगी और इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एंड दूसरी टाइप की रहती है आउट ऑफ फेज, मतलब क्या? तो पर्सन नंबर वन, ये किसी पर्सन नंबर थ्री को आवाज दे रहा है, बट यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, दिस इज माई कार, ठीक है। यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, एंड ये कार जो है वो हॉर्न बजाते जा रही है, ये क्या करते जा रही है? हॉर्न बजाते जा रही है, एंड अभी ये अपनी आवाज सेंड कर रहा है। मुझे बताओ, कार का आवाज और उस पर्सन का आवाज, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट, तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ, दे विल इंटरैक्ट कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली, ये एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करेंगे या डिस्ट्रक्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? दे विल डिस्ट्रक्ट ईच अदर, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनका
इनकी टर्मिनोलॉजी, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। एंड नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से वेव जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हम लोगों को इतना ही जानना है, ठीक है। एंड लेट्स गो बैक टू आवर वीडियो। वीडियो अभी और प्ले करने की जरूरत तो नहीं है। मुझे बताओ, यहाँ पे जो जहाँ पे तुम लोगों को स्ट्रेट लाइंस दिख रही है, मतलब वेव ऑलमोस्ट गायब हो गई है, उसे तुम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलोगे या डिस्ट्रक्टिव बोलोगे? जल्दी आंसर करो। जहाँ पे वेव्स ऑलमोस्ट गायब हो गई है, उसे तुम लोग क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डेफिनेटली इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। एंड मुझे बताओ, यहाँ पे देखो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स दिख रही है, तुम लोगों को दिख रही है ऐसे बड़ी बड़ी वेव्स आगे जाते हुए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जहाँ पे वेव्स है वहां पे वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। एक पॉइंट है जहाँ पे वेव की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। गाइस, वेव्स के बारे में अभी के लिए हम लोगों को इतना ही जानना है। बाकी सारी डिटेल्स तुम लोगों को फिजिक्स में दी जाएगी, बट इतना तुम लोगों को समझ में आया वेव्स के बारे में? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, तो अब लाइट भी ऐसे इंटरफेरेंस दिखाते हैं, ठीक है। लाइट जो है वो भी ऐसे टाइप का इंटरफेरेंस दिखाती है। अब लाइट ऐसा इंटरफेरेंस कब दिखाती है, लेट मी टेल यू, ठीक है। लाइट ऐसे टाइप का इंटरफेरेंस कब दिखाती है वो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ। देखो, अगर तुम लोगों के पास एक बल्ब है, ठीक है, तुम लोगों के पास एक टॉर्च है समझ लो, ठीक है। टॉर्च इधर से लाइट ऐसे फेंक रही है, जुप जुप। ये वीडियो पूरा देखना, तुम लोगों को लाइट का इंटरफेरेंस मैं ही दिखा देता हूँ, ठीक है। और इस टॉर्च को तुम लोग ऐसे दो छोटे छोटे स्लिट में से पास कर रहे हो। इस टॉर्च को तुम लोग क्या कर रहे हो, दो छोटे छोटे स्लिट्स में से पास कर रहे हो। देखो, इस टॉर्च को तुम लोग दो छोटे छोटे स्लिट्स में से पास कर रहे हो, तो तुम लोगों को यूजुअली एक्सपेक्टेशन क्या रहती है हम लोगों को, अगर तुम लोग दो छोटे स्लिट, स्लिट मतलब क्या, दो छोटे गैप्स में से अगर लाइट को पास करोगे, तो तुम लोगों को क्या मिलेगी? ऐसे इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, इधर ब्राइट ब्राइट स्पॉट मिलेगा, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा। एम आई राइट और एम आई राइट? गाइस, ये समझ में आ रहा है? लाइट अगर तुम लोग दो छोटे होल्स में से पास करोगे, तो तुम लोगों को दो पॉइंट पे ऐसे लाइट मिलनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट हम लोगों को ऐसा नहीं मिलता। हम लोगों को इधर लाइट, बाद में डार्क लाइन, मतलब कुछ नहीं है। इधर लाइट, 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 बाद में कुछ नहीं है। इधर लाइट, ऐसे बैंड्स मिलते हैं। अब ये बैंड्स मिल रहे हैं मतलब क्या? तो यहाँ पे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओवर हियर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है गाइस। अगेन लेट मी रिपीट, ये पार्ट फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट तुम लोगों का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छे से हो, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जस्ट अ मिनट। तो हाँ, अब ओवर हियर दिस गाय विल शो यू इंटरफेरेंस। यहाँ पे नहीं, आई गेस ये वीडियो के बिगिनिंग में बताता है। जस्ट अ मिनट, वीडियो के बिगिनिंग में वो लाइट का इंटरफेरेंस बताएगा। हाँ, तो अब देखो, ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, जस्ट देखना। जब दिस यूट्यूबर इज क्वाइट फेमस एंड इसके वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब देखो ये लोग जो देख रहे हैं ना, अंदर तुम लोगों को लाइट का इंटरफेरेंस दिखेगा, एंड विच इज वेरी फैसिनेटिंग, विच इज वेरी फैसिनेटिंग। तो अरे हो जा। हम्म, हाँ, तो गाइस, ओवर हियर यू कैन सी बीच में एकदम ज्यादा इंटेंसिटी है, उसके बाद तुम लोगों को एक ब्लैक लाइन दिख रही है, मतलब बीच में एक डार्क बैंड दिख रहा है। कैन यू सी इट? ये बीच का डार्क बैंड, वापस अच्छी खासी इंटेंसिटी दिख रही है। देन अगेन यू कैन सी देयर इज अ लाइट बैंड या फिर डार्क बैंड, अगेन अच्छी इंटेंसिटी है, देन अगेन डार्क बैंड, एंड उसके बाद वो एक्चुअली स्प्लिट होते जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऐसे ही दिखता है, ठीक है। अगेन बाकी एक्स्ट्रा का नॉलेज फिजिक्स में लेना, ठीक है। बट तुम लोगों को
लाइट वेव नेचर दिखाती है, ये समझ में आ गया तुम लोगों को। इंटरफेरेंस दिख रहा है यहाँ पे बीच में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड देन अगेन कंस्ट्रक्टिव एंड उसके बाद में डिस्ट्रक्टिव। तो इज इट क्लियर कि लाइट इंटरफेरेंस कर सकती है, ठीक है, वेव जैसा इंटरफेरेंस वो दिखा सकती है, ठीक है। अब पार्टिकल नेचर, लाइट नेचर हम लोगों को इतना, लाइट का वेव नेचर जो है हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। पार्टिकल नेचर हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। तो आज ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डील करेंगे, बट अभी के लिए लाइट शोज वेव नेचर, एनी डाउट? एंड बाय द वे, कंटिन्यूएशन दिख रहा है तुम लोगों को, देखो यहाँ पे कंटिन्यूस नेचर भी दिखेगा। लाइट देखो कितने स्मूथली इंटरैक्ट चेंज होते जाती है, ब्लू से रेड की तरफ या फिर वॉयलेट से रेड की तरफ, दिख रहा है ये एकदम स्मूथली इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे तुम लोगों को कोई भी डिसकंटिन्यूटी दिख रही है क्या? लाइट इज अ कंटिन्यूस सोर्स, ये लास्ट में देखो कंटिन्यूस नेचर लाइट का दिख रहा है कि वो एकदम स्मूथली ट्रांजिट कर रही है फ्रॉम ब्लू टूवर्ड्स रेड, ठीक है। कलर चेंज ये एनर्जी डिफरेंस की वजह से आता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट तुम लोग को दिख रहा है ये कितने स्मूथली इंटरेक्ट करते जा रही है, एकदम कंटिन्यूस ट्रांजिशन है। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस नेचर ऑफ लाइट, ठीक है गाइस। दिख रहा है एकदम कलर ऐसे कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं, देयर इज नो डिस्टर्बेंसी, तो हेंस दिस शोज कंटिन्यूस नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो चलो आज के लिए इंटरनेट बस हो गया, अभी हम लोग वापस अपने कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। पहले मैं शेयर ऑफ कर देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, आई गेव ब्रेक टू स्टूडेंट्स एंड ब्रेक में मैंने यूट्यूब ऑन करके वीडियोस देख रहा था एंड सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे थे मेरे साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट, अब हम लोग जरा वेव्स के बारे में बात करने वाले पहले, ठीक है, जरा वेव्स के बारे में हम लोग बात करते हैं एंड देन विल गो टुवर्ड्स पार्टिकल नेचर, ठीक है गाइस। जरा वेव्स की बात करते हैं। वेव, अब देखो वेव ये कंटिन्यूअस रहते हैं, वेव्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, याद रखना वेव्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये ऐसे कुछ रहते हैं, देखो टिकटॉक, तो ठीक है, अगेन टिकटॉक, थोड़ा ठीक है, दिख रहा है एकदम मस्त कंटिन्यूअस नेचर। ऐसे टाइप के वेव्स को हम लोग साइनोसाइडल वेव्स बोलते हैं, तुम लोगों को पता होगा, ये साइन फंक्शन को फॉलो करते हैं। नहीं भी पता होगा तो मैथ्स फिजिक्स अभी भी आना बाकी है, तब पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस वेव एंड साइनोसाइडल वेव, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो वेव कहाँ पे स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। अगेन थोड़ा और इसको आगे बढ़ा देते हैं। ओके, लाइक एसी करंट, करेक्ट बोल रहे हो, अल्टरनेटिव करंट भी ऐसे ही फ्लो होता है, परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो गाइस ओवर हियर, अब वेव्स की जरा प्रॉपर्टीज याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेव एक पॉइंट से सेम पॉइंट पे रिपीट होती है, कभी ना कभी वो एक पॉइंट से सेम पॉइंट पे वापस रिपीट होती है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ का मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूं तो ये एंड या फिर वापस स्टार्ट कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे होगी। तो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होके खत्म होती है उस पॉइंट से लास्ट पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे। guys, let me repeat again, from starting point to the last point, from where the wave starts again, the wave begins again, is called as a wavelength, is called as a wavelength, ठीक है। यस गाइस, तुम लोगों को ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, तुम लोगों को ये अभी डायग्राम बनानी है, ऊपर के डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं थी, बट दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ। इसे हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, वेव लेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट सिमिलरली इधर से इधर तक भी अगर हम लोग जाएंगे तो इसे भी हम लोग बोलेंगे वेव लेंथ, इसे भी हम लोग बोलेंगे वेव लेंथ। तो वेव लेंथ किसी भी दो सिमिलर पॉइंट्स में का डिस्टेंस रहता है, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज क्रेस्ट।
दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ्ट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे देख लेना एक बार। ठीक है, एंड एंड हाइट ऑफ वेव, हाइट ऑफ वेव is called as amplitude. Height of wave is called as amplitude A. Height of wave is called as A, which is amplitude, which is amplitude. ठीक है, ओके, ट्रफ की स्पेलिंग टी नहीं आता। थैंक्स रुतुज। ओके, तो एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब हम लोगों को एक एक वेव की प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है गाइज, वेव, इसको जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं अभी। ठीक है, देखो तुम लोगों ने कभी एक्सरसाइज पीरियड था, तुम लोगों का पीटी पीरियड, या फिर तुम लोगों के स्कूल में जब इंडिपेंडेंस डे रहता है तो तुम लोगों को ऐसे एक लाइन में ऐसे खड़े करते रहेंगे, एंड फिर तुम लोगों से ऐसे एक्सरसाइज करवाते रहेंगे, ऐसे हाथ ऊपर नीचे ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे किया था तुम लोगों ने कभी इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे? गाइज, आई हैव टू स्टार्ट माय वीडियो आई गेस, तो थोड़े टाइम के लिए मैं वीडियो ऑन करूंगा, उसके बाद वापस मैं बंद कर दूंगा शायद से। तो देखो, इंडिपेंडेंस डे पे तुम लोगों ने कभी ऐसे हाथ ऊपर आजू बाजू ऐसे किया होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन में, बड़ी सी लाइन में ऐसे रख देते थे। ठीक है, अब समझो कि पीछे एकदम मस्तीखोर कोई लड़का है, एंड उस बच्चे ने तुम लोगों को ऐसे धक्का दिया, उसके आगे वाले बच्चे को ऐसे धक्का दिया, तो उसके आगे वाला क्या करेगा? उसके आगे वाले को धक्का देगा। ये ऐसे हुआ था कभी तुम लोगों के साथ? एंड वैसे करते करते एक वेव बिगिन होगी, वैसे करते करते एक वेव बिगिन हो जाती है, एंड वो उसने जो वेव जनरेट की, उसने जो एनर्जी ट्रांसमिट की, वो कहाँ पे पहुंच जाएगी? वो फर्स्ट स्टूडेंट तक पहुंच जाती है। एंड डाउट गाइस, ये याद है तुम लोगों को? उसने अगर ऐसे पुश किया, लास्ट बच्चे ने अगर उसके सेकेंड लास्ट बच्चे को पुश किया, तो वो वेव जो बिगिन होती है, इट गोज टिल फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, डोमिनोज जैसे करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ, इस वेव में स्टूडेंट ट्रांसफर हो रहे थे क्या? इस वेव में स्टूडेंट आगे जा रहा था क्या? स्टूडेंट, लास्ट स्टूडेंट, वो आगे गया क्या? वो आगे गया क्या? नहीं गया। बताओ, तो मुझे बताओ क्या ट्रांसमिट हो रहा है वेव में? ट्रांसमिट क्या हो रही है वेव में? ट्रांसमिशन किसका हो रहा है? तो वेव में ट्रांसमिशन क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। वेरी नाइस। ठीक है, तो गाइज, ये एग्जाम्पल तुम लोगों को समझ में आ गया है क्या? तो यहाँ पे एक छोटी सी नोट बना के लिखना, यहाँ पे एक छोटी सी नोट बना के लिखना, और तुम लोगों को इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं, डोंट वरी। एक छोटी सी वेव नोट बना के लिखना, वेव इज अ इज अ डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस इन स्पेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, मैटर डज नॉट मूव विथ वेव। गाइज, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो बच्चा था, वो मूव कर रहा है क्या? वो मूव नहीं कर रहा है, मैटर मूव नहीं हो रहा है। मूव क्या हो रहा है? सिर्फ स्पेस में डिस्टर्बेंस आ रहा है और उसकी वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, बट जो बच्चा है वो मूव नहीं हो रहा है। इसका और एक एग्जांपल देखो, एक बड़ा सा पॉन्ड है, एक बड़ा सा क्या है? पॉन्ड है। ठीक है, अब तुम लोग अगर कभी पवई लेक गए रहोगे, सब जन यहाँ पे मुंबई वाले ही है। ठीक है, तो तुम लोग अगर कभी पवई लेक गए रहोगे, तो तुम लोगों ने ये देखा होगा, एक बड़ी सी लेक है वहां पे। ठीक है, एंड समझ लो लेक के अंदर एक ऐसे छोटा सा लीफ है। ठीक है, अब वेव्स हवा की वजह से जो जनरेट होती है, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे एयर ब्लो हो रही है, वेव्स जनरेट होती है। अब वेव्स जनरेट होती है, तो ये लीफ जो है, तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, देखो हाँ, तुम लोग यहाँ पे किधर तो बैठे हो मस्त में, दिस इज यू, ये, ठीक है, एंड ये तुम लोगों का फ्रेंड है, समझ लो, अकेले थोड़ी ना जाओगे। ठीक है, तो अब वेव्स आ रही है ऐसे, तुम लोगों को दिख रही है, ओ वेव्स। ठीक है, वेव्स तुम लोगों की तरफ पहुंच रही है, बट मुझे बताओ, वो जो लीफ है, वो वेव्स के साथ फ्लोट होते होते तुम लोगों के पास आता है क्या? कभी कभी नोटिस किया तुम लोगों ने? शायद से इतना नोटिस किया नहीं होगा। ठीक है, बट वो लीफ जो है, वो कभी ट्रांसमिट नहीं होता। नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग कभी किसी तालाब या फिर किसी लेक के पास जाओगे, तो प्लीज इसे चेक करना, पॉन्ड वॉन्ड में भी, कि जब तुम लोग
किसी लीफ को ऑब्जर्व करोगे तो वो लीफ कभी भी मूव नहीं होता, या फिर प्लास्टिक, यूजुअली लीफ नहीं दिखते हम लोगों को, प्लास्टिक फ्लोट होते हुए दिखता है, ठीक है। तो मुझे बताओ वेव्स के साथ प्लास्टिक कभी हम लोगों की तरफ आता है क्या फ्लोट होते होते? प्लास्टिक तो सबने देखा होगा, कुछ ना कुछ कचरा गिरा ही रहता है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक की चीज कभी भी मूव नहीं होती है, याद रखना। सिर्फ वेव्स है, वो मैटर को नहीं कभी ट्रांसमिट करेंगे, वो एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो वाटर का ड्रॉप था, यहाँ पे कोई वाटर का ड्रॉप जो है वो वेव के साथ ट्रांसमिट होते होते तुम लोगों की तरफ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? वाटर का ड्रॉप, अभी लीफ को छोड़ दो, वाटर का ड्रॉप अगर है तो वो वाटर के साथ वेव के साथ ट्रांसमिट होते होते तुम लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचना चाहिए? दैट गिव मी द आंसर फास्ट। देखते कितनों को समझ में आया है। करेक्ट बोल रहे हो? वेद जो ही करेक्ट आंसर है गाइस। वेद नहीं, भरत, केत की करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखो गाइस, वाटर ड्रॉपलेट भी अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये मैटर बन गया ना। वाटर का ड्रॉपलेट क्या बन गया गाइस? अथर्व करेक्ट है। वाटर का ड्रॉपलेट क्या बन गया? मैटर बन गया। और मैंने तुम लोगों को क्या बताया? मैटर डज नॉट मूव विथ वेव। वाटर भी मूव नहीं होगा, जैसे वो लीफ मूव नहीं हो रहा है वैसे ही वाटर भी मूव नहीं होगा। वाटर जस्ट अप एंड डाउन करेगा, अप एंड डाउन, एंड डाउन, वैसे वो मूवमेंट करते रहेगा और कुछ नहीं करेगा। गाइस इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, आई गेस वेव के बारे में बहुत डिस्कशन हो गया। डज नॉट मूव विथ वेव लिखा था ना मैंने, ठीक है। वेव्स के बारे में बहुत डिस्कशन हो गया, चलो अभी उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं हम लोग। तो नंबर वन, वेवलेंथ। नंबर वन, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, वेवलेंथ इज, वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive consecutive crests is called as, is called as wavelength, ठीक है। क्रेस्ट के साथ और एक लिखना, क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे मैंने क्रेस्ट के बीच में दिखाया था, तो वैसे ट्रफ के बीच में भी डिस्टेंस अगर लोगे तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? लैम्बडा मिल जाएगा, ठीक है, या फिर वेवलेंथ मिल जाएगी। पॉइंट नंबर टू, हाँ इसके यूनिट, इसके यूनिट क्या रहेंगे गाइस? बताओ वेवलेंथ का यूनिट क्या रहेगा? वेव है ना, मतलब वेव लेंथ है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या रहेगा? मीटर रहेगा, करेक्ट बोल रहे हो। अब बट वेव्स इतनी छोटी हो जाती है कि हम लोग इसको एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। हम लोग इसे एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर में प्रेफर रिप्रेजेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ही है। अगेन ये सब इन द सेंस कैसे कि ये सब हम लोग को यूज होता है, ये चैप्टर इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि तुम लोगों को, मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बोलने के बदले इंफॉर्मेशन कम है, बट तुम लोगों को बेसिक चीजें पहले से बहुत सारी पता रहनी चाहिए। तो वो बेसिक चीजें पढ़ाने में इस चैप्टर में बहुत टाइम निकल जाता है और कुछ नहीं। नहीं तो चैप्टर देखोगे तो बहुत कम मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वेव नंबर, वेव नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार और लैम्बडा बार, ठीक है। ये दोनों ग्रीक अल्फाबेट है, दिस इज न्यू एंड दिस इज लैम्बडा, ठीक है। तो देखो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ तो इसकी अगर डेफिनेशन मैं क्रूड वर्ड्स में बताने चाहूँ, ठीक है, पहले मैं प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अब मुझे बताओ वेव लेंथ का रेसिप्रोकल है मतलब क्या? इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट क्या आना चाहिए? ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं क्रूड वर्ड्स में भी तुम लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा। बट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट क्या था? मीटर था, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/मीटर हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर
इनवर्स, क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर इनवर्स। गाइस एनी डाउट? ओके, तो अब क्रूड लैंग्वेज में अगर मैं बताने जाऊँ तो 1 मीटर में जितनी वेव्स आती है, समझ लो कि तुम लोगों के पास 1 मीटर का एरिया है, समझ लो कि तुम लोगों के पास 1 मीटर का एरिया है, ठीक है। अब तुम लोगों के पास एक वेव है, अच्छे से देखना गाइस, तुम लोगों के पास एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है 0.2, जिसकी वेवलेंथ है 0.2 मीटर। अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, देखो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि तुम लोगों के पास 0.2 मीटर की एक वेव है एंड 1 मीटर का एरिया। अब मुझे बताओ 1 मीटर में 0.2 मीटर की कितनी वेव्स फिट होंगी, कितनी वेव्स फिट होंगी 1 मीटर में? 5 वेव्स फिट होंगी, वेरी नाइस। तो मुझे बताओ वेव नंबर कितना बन जाएगा, तो मुझे बताओ वेव नंबर कितना बन जाएगा? 5 ही बन जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। तो पर मीटर देर आर 5 वेव्स, पर मीटर देर आर 5 वेव्स। गाइस एनी डाउट? देखो परफेक्ट, 5 मीटर, 5 मीटर बोल रहा हूँ, 5 वेव्स फिट हो गई। थोड़ी मैं बढ़ाते क्या साइज उनकी, सो दैट मेरे लेंथ में वो प्रॉपरली फिट हो जाए, स्टिल प्रॉपरली नहीं हुआ, बट ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने वेव नंबर निकालने के लिए, तुम लोगों ने वेव नंबर निकालने के लिए 1 मीटर को, 1 मीटर को तुम लोगों ने लैम्बडा से डिवाइड किया। 1 मीटर डिवाइडेड बाय 0.2 विल बिकम पाई। तो 1 मीटर में, पर मीटर वी हैव 5 वेव्स, 5 वेव्स पर मीटर, तो ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है। तो 1/λ क्यों करेंगे, तुम लोगों को बाय द वे अननोइंगली मैंने फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। फॉर्मूला फॉर वेव नंबर इज 1/λ, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, नथिंग एल्स। एंड इसे एक्सप्लेन आई गेस अच्छे से हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं न्यू, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं न्यू, एंड इसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ वेव्स। अच्छा तुम लोगों का लिखना बाकी है ना, लिख दो जरा, कंप्लीट कर दो। चलो गाइस हो गया सबका लिख के, किसी का लिखना बाकी होगा तो जरा हैंड रेस करना। अगेन डायग्राम्स तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर रखने हैं या फिर तुम लोगों को लग रहा है कि डायग्राम में नेक्स्ट टाइम देखूंगा तो मुझे और अच्छा लगेगा, तो डायग्राम बना सकते हो, जस्ट अगर बनानी है तो फास्ट बनाना, ठीक है। एंड गाइस प्लीज नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, ये तुम लोगों को नेक्स्ट 2 साल तक काम आने वाले हैं, भूलना मत, ठीक है। तो जो चीज हम लोग नेक्स्ट 2 साल के लिए यूज करने वाले हैं उसे एक बार ही बनाना है, तो अच्छे से बनाओ, ठीक है। चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं, तुम लोगों को राइट अप तो मिलने ही वाला है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स passing through a particular point, passing through a particular time per second, per second। अब गाइस तुम लोगों को थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मेरी एक लिमिट आ जाती है डायग्राम्स बनाने में, मैं तुम लोगों को एनिमेट तो करके नहीं बता पाऊंगा। अब तुम लोगों को थोड़ा विजुअलाइज करना है। अज्यूम करो कि इस वेव की स्पीड है, इस वेव की वेलोसिटी है, ठीक है, इस वेव की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इस वेव की वेलोसिटी कितनी है, ये 2 मीटर की स्पीड से भाग रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। ये 2 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, इतनी इसकी स्पीड है। एंड तुम लोगों को मैंने एक पॉइंट दे दिया, तुम लोगों को मैंने एक पॉइंट दे दिया कि इस पॉइंट पे 1 सेकंड में कितनी वेव्स जा रही है मुझे बताओ, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है मुझे बताओ। चलो देखते हैं किसका दिमाग दौड़ता है, मुझे बताओ वेव
2 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, तुम लोगों को मुझे बताना है कि इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही है। देखते हैं कौन कर पाता है, बताओ आंसर, देखते हैं। तुम लोगों को विजुअलाइज करना है कि वेव भाग रही है, तुम लोगों को ये इमेजिन करने आना चाहिए अभी कि ये वेव जो है वो आगे बढ़ते जा रही है, ऐसे जुर 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 ऐसे भागते जा रही है। तो चलो बताओ। हाँ, लेट मी रिपीट अगेन। वेव, ये जो हम लोगों ने वेव बनाई है, इट इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे भाग सकती है, ये 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे भाग सकती है। एंड इसकी वेवलेंथ है 0.2 मीटर, इसकी वेवलेंथ है 0.2 मीटर। तो इस पॉइंट से, लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, इस पॉइंट में से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास होंगी, 1 सेकेंड में इस पॉइंट में से कितनी वेव्स पास होंगी? जूही करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। केतकी करेक्ट आंसर है, ऋतुज करेक्ट आंसर है, निकिता करेक्ट आंसर है, कनका करेक्ट आंसर है, कौस्तुभ करेक्ट है। गाइस सोचो, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये वेव भाग रही है। यश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये वेव भाग रही है। इस वेव की वेवलेंथ है 0.2 मीटर। तो ये 1 सेकेंड में कितनी बार यहाँ से पास होगी, मतलब कितनी वेव्स इस पॉइंट ए से पास होंगी? यश करेक्ट आंसर है, भरत करेक्ट है, कबीर करेक्ट आंसर है। चलो गाइस, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग, तुम लोगों को विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये वेव भाग रही है। अब भागेगी कैसे पता है ना, ये ऐसे जुब 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 ऐसे आगे ट्रांसमिट होते जा रही है, ऐसे विजुअलाइज करो, सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। कदम कुछ तो मिस्टेक किया आपने, एक बार वापस चेक करना। चलो गाइस, सोचो सोचो। ओके, पहली बात, मुझे बताओ वेव, वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? वेव कितना डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रैवल करेगी? कितना बताओ मुझे, वेव 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? गाइस, वेव 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 2 मीटर, करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है। अब मुझे बताओ, 1 मीटर में, 1 मीटर में मेरे पास 5 वेव्स है, 1 मीटर में मेरे पास 5 वेव्स है, तो 2 मीटर में कितनी आएंगी? गाइस जल्दी आंसर करो। 1 मीटर में मेरे पास 5 वेव्स है, तो 2 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी? 10 वेव्स आएंगी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, देखो वापस मैं बता रहा हूँ, वेव 2 मीटर ट्रेवल करने वाली है, 1 मीटर में मेरे पास 5 वेव्स है, तो 2 मीटर में मेरे पास कितनी वेव्स आएंगी? 10 वेव्स आएंगी। अब इन जनरल इस पॉइंट से 2 मीटर की वेव ट्रेवल करने वाली है। देखो इस पॉइंट से 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर वेव ट्रेवल कर रही है, मतलब इस पॉइंट से वेव 2 मीटर आगे चली जाएगी 1 सेकेंड में। इस पॉइंट से वेव 2 मीटर आगे चली जाएगी पर सेकेंड में, एंड 2 मीटर अगर वो आगे जा रही है, तो पीछे से 2 मीटर की वेव वापिस आएगी। एंड 2 मीटर में कितनी वेव रहती है? 10 मीटर। गाइस प्लीज टेल मी कि तुम लोगों को समझ में आ गया है। देखो, इस पॉइंट से 2 मीटर की वेव आगे चली जाएगी, तो वैसे ही 2 मीटर की वेव पीछे से वापिस आएगी। इस पॉइंट से 2 मीटर वेव आगे चली जाएगी, तो वैसे ही पीछे से 2 मीटर वेव आगे आएगी। एंड 2 मीटर वेव अगर आगे आएगी, तो 2 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी? 5 × 2, मतलब 10 वेव्स इस पॉइंट से पास होने वाली है। आर यू गेटिंग इट? सबको समझ में आ रहा है कि किसी को डाउट है? देखो ये समझने के लिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो इसलिए ठीक है। ये एनिमेटेड अगर रहता तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई देता, बट अनफॉर्चुनेटली देर इज अ लिमिट। ठीक है, तो चलो आई होप सबको समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहता है वेलोसिटी अपॉन अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, अपॉन वेवलेंथ। एंड वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों तुम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का यूनिट मुझे बताओ, इसका अगर यूनिट लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम लोग कैसे लिखने जाएंगे? वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ का यूनिट रहता है मीटर,
मीटर ने मीटर को मार दिया, हम लोगों को यूनिट मिल गया पर सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स। इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं सेकेंड इनवर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट रहता है हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स जिसे हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है, पर सेकेंड का और एक यूनिट रहता है हर्ट्ज। एनी डाउट गाइस? एंड फोर्थ पॉइंट इज वेलोसिटी, v। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो स्पीड एट विच वेव इज ट्रैवलिंग, वेव इज ट्रैवलिंग। एंड एक नोट लिख देना यहाँ पे, एक नोट लिख देना यहाँ पे, नोट velocity of light or any frequency is nu। हाँ, this is new, देखो सिंबल, इट इज नॉट v, इट इज न्यू। ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है। और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, ओके गाइस, मुझे एक सिंपल क्वेश्चन तुम लोगों से पूछना है, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। अगर अगर मैंने, अच्छे से सुनना, अगर मैंने वेव की लेंथ कम कर दी, अगर मैंने वेव की लेंथ कम कर दी, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैंने वेव लेंथ जो है वो कम कर दी। अच्छे से सुनना, इसे जितना हो सके उतना विजुअलाइज करो, इजी जाएगा समझना। एंड ये एक बार का ही काम है, ये बाद में तुम लोगों को फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, बहुत जगहों पे काम आएगा। मुझे बताओ, मैं वेव की लेंथ कम कर रहा हूँ तो वेव नंबर बढ़ेगा या कम होगा? मैं कलर चेंज कर देता थोड़ा सा, सो दैट समझने में इजी जाएगा, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग ओवर देयर। ठीक है, अगर मैं वेव की लेंथ कम कर रहा हूँ, वेव लेंथ कम कर रहा हूँ, तो वेव नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे? ओके, बढ़ जाएंगे, वेरी नाइस, इट इंक्रीजेस, परफेक्ट। ओके, एंड मुझे बताओ, इफ आई एम डिक्रीजिंग द वेव नंबर, सॉरी, इफ आई एम डिक्रीजिंग द वेव लेंथ, तो व्हाट विल हैपन टू फ्रीक्वेंसी? वेव लेंथ अगर कम करूंगा तो व्हाट विल हैपन टू फ्रीक्वेंसी? व्हाट विल हैपन टू फ्रीक्वेंसी? इट ऑल्सो इंक्रीजेस, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, इट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है, बिगर वेव हैव मोर एनर्जी या स्मॉलर वेव विल हैव मोर एनर्जी? बड़ी वेव जो है उसमें ज्यादा एनर्जी होगी या छोटी वेव में ज्यादा एनर्जी होगी? जरा सोचो। इसका आंसर मोस्टली तो मुझे लग रहा है कि गलत आएगा। ऋतुज, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। बिगर वेव विल हैव मोर एनर्जी या स्मॉलर वेव शुड हैव मोर एनर्जी? बताओ, करो इसका आंसर बताओ। ओके, वेरी नाइस, बहुत लोगों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये वेरी नाइस। तो देखो, याद रखो, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन स्पेस। स्मॉलर वेव जिस किसी ने बोला था, सबके आंसर करेक्ट है। एंड याद रखना, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन स्पेस। एंड छोटी वेव अगर होगी तो डिस्टर्बेंस बहुत बार आएगा ना, जितने बार डिस्टर्बेंस आएगा उतना हम लोगों को ज्यादा एनर्जी फील होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, तुम लोगों को मैं एक सिंपल आंसर क्वेश्चन एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों को किसी ने गोली मारी, ठीक है, दिस इज यू, एंड तुम लोगों को किसी ने गोली मारी। अब एक स्नाइपर है, एक है जो स्नाइपर लेके आया है, जिसके पास ऐसे बड़ी बड़ी गोलियां रहती है, तुम लोगों को पता होगा, मूवीज में तुम लोगों ने देखा होगा, स्नाइपर में ऐसी बड़ी बड़ी गोलियां रहती है। ठीक है, एंड किसी के पास पिस्तौल है, एंड पिस्तौल में ऑब्वियसली 9 mm की छोटी छोटी गोलियां रहती है। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम लोगों को मैंने एक बड़ी गोली मारी एंड दो छोटी गोलियां मारी। ठीक है, अब ऑब्वियसली बड़े राइफल से जब मैं तुम लोगों को शूट करूंगा तो वो एक बार ही में करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें वेव लेंथ बड़ी वेव है। एंड छोटी बुलेट से छोटी गोलियां मारूंगा तो मैं 2 बार मारने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेव लेंथ छोटी हो गई, छोटी गोलियां है ना, तो उतने डिस्टेंस
से डिस्टेंस की गोली मुझे तुम लोगों को मारनी है, मुझे बताओ तुम लोगों को ज्यादा एनर्जी कब फील होगी? एक गोली में ज्यादा एनर्जी फील होगी या दो गोलियों में ज्यादा एनर्जी फील होगी? दो गन शॉट ज्यादा हर्ट करेंगे या एक गन शॉट से ज्यादा हर्ट होगे? दोनों में तुम लोग मरने ही वाले हो, नो डाउट। ऑब्वियसली दो गोलियां जब मारूंगा तो तुम लोगों को ज्यादा एनर्जी फील होगी, करेक्ट और रॉन्ग? तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली याद रखना, बड़ी वेव जो रहती है उसमें इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता, बट छोटी वेव जब रहेगी तो वो दो बार तुम लोगों को हर्ट करेगी ना, दो बार डिस्टर्बेंस आएगा, तो इट विल फील मच मोर इरिटेटिंग, इट विल फील मच मोर इरिटेटिंग, ठीक है। जब बड़ी बड़ी वेव्स आती है कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जब तूफान आता है तो छोटी छोटी वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा हवा विंड चलनी स्टार्ट होती है, तो बहुत ज्यादा वेव्स आना स्टार्ट होती है। तो मैं सी की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो अभी। वेव्स के बारे में जितना हो सके उतना मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। बट फिर भी हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया है, सो दैट आगे की चीजें हम लोगों को ईजी चले। ओके, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी गाइस देख लो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है? वेलोसिटी का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड दिस वेवलेंथ का यूनिट हम लोगों ने ऊपर ही देखा था, इट इज द लेंथ ना, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या रहता है? मीटर। एंड हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का यूनिट चाहिए, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये कैंसिल आउट हो गए, हम लोगों के पास यूनिट क्या बचेगा? पर सेकेंड बचेगा, 1/सेकेंड या फिर पर सेकेंड, ठीक है। एनी डाउट? ओके, वेव नंबर गाइस याद रखो, वेव नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट रहती है वो इज कॉल्ड एज वेव नंबर, ठीक है। तो अगर वेव लेंथ समझ लो 0.1 मीटर की है, ठीक है, एक वेव, अगर समझो एक वेव 0.1 मीटर की है, तो मुझे बताओ 1 मीटर में कितनी वेव्स आ जाएंगी? 1 मीटर में कितनी वेव्स आ जाएंगी? ऐसे टाइम पे तुम लोग क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे, 10 वेव्स अपने आप आ जाएंगी, करेक्ट बोल रहे हो आसानी का। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो गया? देखो, एक वेव अगर लैम्बडा मीटर की है, अगर एक वेव लैम्बडा मीटर की है, तो तुम लोगों को 1 मीटर में वेव्स चाहिए ना, तो ऐसे टाइम पे तुम लोग क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम लोगों को क्या मिलेगा? 1/लैम्बडा, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। चलो, आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर। लिख दो, ये कंप्लीट कर दो, देन विल मूव बैक टुवर्ड्स केमिस्ट्री। ओके, चलो गाइस, तो याद रखना, एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ज्यादा एनर्जी कौन कैरी करेगा? स्मॉलर वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे फाइनली एक नोट लिख दो, स्मॉल वेवलेंथ हाई एनर्जी, लार्ज वेवलेंथ लेस एनर्जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हाई फ्रीक्वेंसी, बराबर ना, 1 सेकंड में एक गोली मारू और 1 सेकंड में दो गोलियां मारू, तो ज्यादा डैमेज कहाँ पे होगा? ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, लार्ज वेवलेंथ स्मॉल फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट, इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप है जो हम लोगों ने ऊपर भी सेम देखा। अब ये फर्स्ट टाइम है तो तुम लोगों को वापस एक साथ जब सारी चीजें आ गई तो थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, बट विद एग्जांपल इट विल बिकम मच मोर क्लियर, ठीक है गाइस। शुड वी मूव अहेड? चलो इसके ऊपर छोटे छोटे दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस,
कैलकुलेट wave number of a wave having wavelength 1000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1000 एंगस्ट्रॉम की वेव है, तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी के लिए मैं तुम लोगों को 1 एंगस्ट्रॉम कितना रहता है वो भी बताऊंगा, एग्जाम में ये बताया हुआ नहीं रहेगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। तुम लोगों को आंसर मीटर में ही निकालना है, याद रखो। चलो जल्दी जल्दी बताओ आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। कैलकुलेट द वेव नंबर, न्यू न्यू बार है वो, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये न्यू बार है। ऊपर हम लोगों ने डैश लगा दिया, मतलब न्यू बार इसको बोलते हैं। एंड अभी तुम लोगों को न्यू बार फाइंड आउट करना है, बताओ। तानिका, आपने 10 की पावर में माइनस साइन गलती से लगा दिया है, आई गेस वो आना चाहिए क्या, देखो एक बार वापस। तो वेव लेंथ का फॉर्मूला, सॉरी वेव नंबर का फॉर्मूला था 1/लैम्बडा। ठीक है, तो 1/लैम्बडा, तो 1/1000 एंगस्ट्रॉम। बट एंगस्ट्रॉम को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, हम एंगस्ट्रॉम को हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1/1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, एंड एंगस्ट्रॉम को मैं लिखूंगा 10⁻⁻10 मीटर। तो ये बन जाएगा 1/10⁻⁷ मीटर। एंड आंसर 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 10⁻⁷ पर मीटर। तो 1 मीटर में 10⁻⁷ वेव्स रहने वाली है। ठीक है, एनी डाउट गाइस? चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। ठीक है, लाइट वेव दे दी तो तुम लोगों को उसकी वेलोसिटी पहले से पता हो जाती है। लाइट वेव हैविंग वेवलेंथ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। अगेन 1 नैनोमीटर कितना है वो तुम लोगों को पता होगा, बट स्टिल जस्ट फॉर प्रिकॉशन मैं तुम लोगों को पहले से बता के रख रहा हूँ। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, एग्जाम में ये दिया नहीं रहता, ये यूनिट कन्वर्जन तुम लोगों को आना चाहिए, बट अभी हम लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को कंसेशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, चलो इसका आंसर निकालो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, इट इज 300। ये नंबर जो मैंने दिया है वो 300 है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहता है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड, ठीक है, अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो तुम लोगों को 3 × 10⁸ स्पीड का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 300 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही तुम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, नैनोमीटर नीचे है, ऊपर मीटर है। सानी का वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है, गुड। चलो गाइस जल्दी आंसर लो। ओके, जो ही करेक्ट आंसर है, वेद करेक्ट आंसर है। यूनिट कन्वर्जन तुम लोगों को करने आना ही चाहिए, एंट्रेंस का ये सबसे बेसिक फंडा है। ठीक है, एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिनके आंसर सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करने से ही आ जाते हैं, या फिर यूनिट देख के ही आ जाता है। कबीर करेक्ट आंसर है, कनका करेक्ट आंसर है, निकिता करेक्ट आंसर है, कदम करेक्ट आंसर है, अथर्वा करेक्ट, पूर्वल कुछ तो मिस्टेक है, चेक करना। केतकी करेक्ट, निशिता करेक्ट, कौस्तुभ करेक्ट। ओके, चलो गाइस देखते हैं अब यहाँ पे कैसे होगा। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को ऊपर मीटर है तो नीचे भी तुम लोगों का मीटर ही यूनिट रहना चाहिए। इज इट क्लियर गाइस?
अब 300 तो ये हो जाएगा 100। अब 100 को तुम लोग 10⁻⁹ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 10⁻⁷ मीटर। गाइज मैं इतना स्लो कैलकुलेशन नहीं करता, बट अभी ये फर्स्ट टाइम है इसलिए 10⁻⁷ को तुम लोग ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10⁻15 पर सेकेंड, या फिर तुम लोग इसका यूनिट लिख सकते हो हर्ट्स। ठीक है, तो गाइज ये 10 एंड ऑल मैं इतना स्टेप बाय स्टेप करके नहीं बताते बैठूंगा हर टाइम। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुम लोगों को, ठीक है, स्पून फीडिंग हो रही है ऐसे समझ लो। ओके, तो चलो, नाउ लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें हम लोगों को दो वर्ड्स दिखेंगे, इलेक्ट्रो भी है, मैग्नेटिक भी है। ठीक है, तो वेव्स विच कंटेन्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, वेव्स इन विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक fields are present perpendicular to each other to each other। अब इसका मीनिंग क्या है, तो देखो, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, याद रखो, लाइट वेव्स या फिर बाकी कोई भी एसी करंट, डीसी करंट, तुम लोगों के जो जो करंट है अलग अलग टाइप के, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। फिजिक्स में बहुत काम आएगा इसका। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज फिजिक्स में रिपीट होने वाले हैं। तो देखो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लोगों के पास एक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड तो है, मतलब ये समझ लो तुम लोगों की इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई। ओके गाइस, ये समझ लो तुम लोगों की इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब ये कैसे ट्रेवल हो रही है, तो इट इज ट्रेवलिंग इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, सॉरी एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में और वाई प्लेन में है प्रेजेंट ये, तो एक्स वाई प्लेन में ये प्रेजेंट है। एंड इसका नेचर देखो ऐसा कुछ है, ये ऐसे समझ लो, ऐसे ट्रेवल हो रही है स्ट्रेट अवे, ऊपर की तरफ जा रही है, वापस नीचे की तरफ आ रही है, और नीचे जा रही है, फिर से वापस जरा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, फिर वापस ये ऊपर के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, फिर से ये नीचे जा रही है। तो इसका नेचर अगर पूछा किसी ने तो तुम लोग क्या बोलोगे, ये ऐसे ऊपर पहले जा रही थी, ठीक है, उसके बाद ये नीचे जाने स्टार्ट हो गई, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, एंड इट इज हैपनिंग एंड इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, एनी डाउट? तो देखो, परपेंडिकुलर वेव कैसे आएगी, ठीक है, जरा कैमरा ऑन करके बता रहा हूँ। अब देखो, पहली वेव जो है वो ऐसे ऊपर, देखो ऐसे ऊपर गई, वापस नीचे आई, वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई, वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई। अब इसके परपेंडिकुलर में वेव कैसे जाएगी, सांप देखा है, सांप वो कैसे जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट आता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है। तो सेकेंड वेव सांप जैसे ट्रेवल करने वाली है। ठीक है, डायग्राम में तुम लोगों को देखो समझ में आना चाहिए, अभी देख के डायग्राम में देखो, ये सांप जैसा ट्रैवल करेगा कि ये पहले अंदर गया, बाहर आया, और बाहर आया, वापस अंदर गया, और अंदर गया, वापस बाहर आया, वापस और अंदर गया, फिर वापस बाहर आया। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? ऐसे कुछ। ओके, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फर्स्ट वेव, एंड इसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक वेक्टर। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के वेक्टर फील्ड प्रेजेंट है,
अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई, अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी प्रेजेंट रहती है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट रहती है। तो गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तुम लोग बहुत पढ़ोगे इन फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से अलग अलग नेचर के रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से अलग अलग नेचर के रहते हैं। चलो देखते हैं। अब हम लोगों को जो कलर्स दिखते हैं ना, कलर्स, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, याद रखना। हम लोगों को जो कलर्स दिखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। एंड उन्हें हम लोग बोलते हैं विबग्योर। कलर्स कौन से हम लोगों के पास विबग्योर है, ठीक है गाइस। एंड इस विबग्योर में तुम लोगों को अलग अलग रेंज के कलर्स मिलते हैं, पता होगा तुम लोगों को पहले से। इस विबग्योर में तुम लोगों को अलग अलग रेंज के कलर्स मिलते हैं। हम लोगों ने बाद में ही विबग्योर देखा भी है उस यूट्यूब वीडियो में। तो यहाँ पे तुम लोगों को वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऐसे 7 कलर मिलते हैं। एंड इसकी रेंज कहाँ से कहाँ पे रहती है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ पे रहती है बताओ जरा। फ्रॉम 300 नैनोमीटर्स, फ्रॉम 300 नैनोमीटर्स टू 760 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, ठीक है। दिस इज द रेंज ऑफ विबग्योर, विजिबल रीजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन, इसे हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन, ठीक है। तो ये याद रखना, लाइट इज अ वेव, ठीक है। लाइट इज अ वेव जिसकी वेवलेंथ हम लोगों को जो दिखने वाली लाइट है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसकी वेवलेंथ रहती है 300 नैनोमीटर टू 360 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर जो है वो वॉयलेट की रेंज है एंड 760 जो है वो रेड की रेंज है, ठीक है। इसके बीच में रहता है। अब रेड के बाद आगे आता है इंफ्रारेड। ये तुम लोगों को लिख के लेना है सिर्फ, रेड के बाद आगे आता है इंफ्रा रेड, ठीक है। इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव। तुम लोगों ने माइक्रोवेव सुना है क्या कभी, माइक्रोवेव सुना है, बराबर। तो मुझे बताओ माइक्रोवेव मतलब क्या, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स कहाँ पे यूज होती है, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स कहाँ पे यूज होंगी, इनके नाम में ही माइक्रो है ना। माइक्रो साइज की वेव, करेक्ट बोल रहे हो। तो माइक्रोवेव में ही यूज होती है, वेरी नाइस। माइक्रोवेव अवन में, तो तुम लोगों के माइक्रोवेव अवन में जो चीजें हम लोग गर्म करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ, दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है। ओके, एंड यू दिस इज 760 गाइस, 300 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। एंड फाइनली आती है रेडियो वेव्स, फाइनली आती है रेडियो वेव्स, ठीक है। तो रेडियो वेव्स जो हम लोग रेडियोज में गाने सुनने के लिए करते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। कैलकुलेट, कैलकुलेट लैम्बडा ऑफ 92.3 एफएम ही रहता है ना वो, 93.2 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। तो 92.3 गीगा हर्ट्ज का जो अपना चैनल है, ठीक है, उसका तुम लोगों को ये निकालना है, उसकी तुम लोगों को लैम्बडा निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। निकालोगे गाइस होमवर्क में, ठीक है। गीगा हर्ट्ज मतलब कितना हो जाता है, ये गीगा हर्ट्ज में रहता है ना, मेगा हर्ट्ज रहता है वो। व्हाई कांट आई रिमेंबर, जस्ट अ मिनट, मैं कैलकुलेट करके देख देता हूँ। एक काम करो, हाँ गीगा हर्ट्ज ही रहेगा ये, ठीक है। तो तुम लोगों को, हम लोगों का जो चैनल है 92.3 गीगा एफएम का, उसमें इस फ्रिक्वेंसी की वेव्स आती है। यूनिट देखो गीगा हर्ट्ज है, ठीक है। एंड गीगा मतलब कितना हो जाता है, गीगा मतलब कितना हो जाता है, गीगा को तुम लोग लोगे, मैं तुम लोगों को यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। 1 गीगा
1 गीगा इज 10⁻⁹ 1 गीगा इज 10⁻⁹, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा गाइस, डोंट वरी, लिखने के लिए मैं तुम लोगों को टाइम दे दूंगा। अब वॉयलेट के पहले क्या आएगा बताओ, वॉयलेट के पहले क्या आना चाहिए, वॉयलेट के पहले क्या आना चाहिए, अल्ट्रा वॉयलेट, वेरी नाइस, अल्ट्रा वॉयलेट, तो इसको मैं यूवी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब यूवी के पहले आते हैं एक्सरेज, यूवी के पहले आते हैं एक्सरेज, एक्सरेज के पहले आते हैं गामा रेज, एंड गामा के पहले आते हैं कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज से हम लोगों का ताल्लुक बहुत कम आता है, ठीक है, कॉस्मिक रेज। ओके गाइस, चलो अब याद रखना, ये तुम लोगों को याद ही रखना है, इधर से इधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है बताओ, इधर से इधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ते जा रही है या कम होते जा रही है, वेवलेंथ बढ़ते जा रही है या कम होते जा रही है बताओ, वेवलेंथ इंक्रीज होते जा रही है, करेक्ट, क्योंकि देखो 300 टू 760, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। सबसे बड़ी वेवलेंथ रहती है रेडियो वेव्स की, तुम लोग कैलकुलेट करके देखने ही वाले हो होमवर्क में, ठीक है। एंड अगर मुझे बताओ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, जहां पे मैंने ऊपर का एरो बनाया था, अगर वेवलेंथ वहां पे इंक्रीज हो रही है, तो फ्रॉम राइट हैंड साइड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड वेवलेंथ डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ये नीचे एरो बनाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली हम लोगों को, अब मुझे बताओ अगर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड वेवलेंथ डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेरी नाइस, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड फाइनली मुझे बताओ अगर फ्रीक्वेंसी कम होते जा रही है, तो व्हाट अबाउट एनर्जी, व्हाट अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी अगर कम होते जा रही है तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी भी डिक्रीज होगी, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो बहुत सी बार तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि वाईफाई के रेडिएशन की वजह से हम लोग को कुछ तकलीफ हो सकती है, या फिर माइक्रोवेव की वजह से हम लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो हो सकती है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, याद रखना, इनकी एनर्जी रेडियो वेव्स, वाईफाई की वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है इस तरफ, तो इसकी वजह से इनसे हम लोगों को ज्यादा तकलीफ या फिर कुछ इनके साथ हम लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता, या फिर इनके साथ कुछ रिएक्शन नहीं होती। बट बट याद रखो एक्सरेज, इनमें बहुत एनर्जी है। मुझे बताओ अगर तुम लोगों ने एक्सरेज निकालते गए लाइफ में, तुम लोगों ने 1000 के ऊपर एक्सरेज निकाले, या फिर एक्सरेज बार बार निकाल रहे हो, तो तुम लोगों को पता होगा कि कैंसर होने की चांसेस रहते हैं, क्यों, बिकॉज इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बिकॉज इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है गाइस, नो डाउट, थक तो नहीं गए, आई गेस कुछ लोग थक गए। कॉस्मिक रेज ये हम लोग कहाँ पे भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कॉस्मिक रेज ये हम लोग कहाँ पे भी यूज नहीं करते, कॉस्मॉस में जो रेस ट्रेवल हो रही है उनको क्या कॉस्मिक रेज बोला जाता है, जो यूजुअली सनलाइट या फिर सुपरनोवाज एंड ऑल में जो रेडिएशन रिलीज होती है उसमें आता है, ठीक है, तो वो सब हम लोगों को डील करना ही नहीं है केमिस्ट्री में। ओके गाइस, थक गए हो क्या, ब्रेक चाहिए क्या लोगों को, डू यू नीड ब्रेक, नहीं ना, देखो मेजोरिटी को मैं फॉलो करूंगा, अगर मेजोरिटी को ब्रेक चाहिए तो ब्रेक दे दूंगा मैं, ओके, 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 अच्छा तुम लोगों का 8 बजे से क्लास चालू है क्या, ओके, ठीक है, तो झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, एनी चलो आई गेस कुछ लोगों को ब्रेक की जरूरत तो है, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 11:20 हुआ है, विल कंटिन्यू एट 11:26, 11:26 जैसे होगा मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक है गाइस तुम लोगों को।
Okay, guys, I'm back. Ready? चलो, तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये कैलकुलेट कर लेना होमवर्क में, इट इज अ नाइस एक्सरसाइज। ठीक है, तुम लोगों को पता चल जाएगा अपने एफएम में, मतलब जो रेडियो वेव्स रहती है वो कितने वेव्स की रहती है, और तुम लोगों के वो कंटिन्यूसली आजू बाजू में, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, रेडियो तुम लोग किधर भी चालू करो तुम लोगों को वो सिग्नल कैच हो जाता है। वाई? बिकॉज वो वेव्स तुम लोगों के सराउंडिंग में कंटिन्यूसली प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पार्टिकल नेचर। वी आर मूविंग टूवर्ड्स पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हम लोगों ने देख लिया। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, एंड ओवर हियर रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में ही रहती है क्या? इवन आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड अ लिटिल बिट। मुझे याद नहीं है वो मेगाहर्ट्ज रहता है या गीगाहर्ट्ज रहता है। ठीक है, एक बार देख लेना बाद में, अगर मेगाहर्ट्ज रहेगा तो मेक इट मेगाहर्ट्ज। मूविंग ट्रेन्स में तुम लोगों को वो तुम लोग खुद मूव हो रहे हो, वेव्स खुद मूव हो रही है, तो वो कैच नहीं हो पाता इजीली, नथिंग एल्स। ओके, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, एंड दिस स्टार्ट्स विद, मतलब यहाँ पे स्टार्ट होता है क्वांटम थियरी, या फिर प्लैंक्स क्वांटम थियरी। प्लैंक्स क्वांटम थियरी। अब मैंने तुम लोगों को क्वांटा या फिर क्वांटम इस वर्ड का मीनिंग पहले से बताया है, क्वांटाइज इस वर्ड का मीनिंग पहले से बता के रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड या फिर क्वांटम या फिर क्वांटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम? होल नंबर? होल नंबर तो नहीं बताया था, क्वांटिटी। वेरी नाइस, इट्स मीनिंग इज क्वांटिटी। ठीक है, तो लाइट हैज अ फिक्स्ड क्वांटिटी या फिर क्वांटा। ठीक है, तो प्लैंक्स gave us the concept of quanta. Quanta means packets of energy. पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। प्लैंक्स ने बोला हम लोगों को कि नहीं, ये वेव वेव एंड ऑल वो ऐसा कुछ नहीं होता, चलो कुछ भी। ठीक है, एंड एक्चुअली लाइट इज अ पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स है जिसके अंदर फिक्स्ड एनर्जी है, जिसके अंदर फिक्स्ड एनर्जी है। मतलब अगर हमारे स्किन के ऊपर ऐसा कोई एक एनर्जी का पैकेट आके गिर रहा है, ये ऐसे एक छोटा सा पैकेट है एनर्जी का अपने पास, लाइट का। ठीक है, जो हमारे स्किन के ऊपर आके गिर रहा है, तो वो ऐसे बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इट विल ओपन अप, इट विल डू व्हाट, इट विल ओपन अप। ये ऐसे ओपन अप हो गया, टुक, ऐसे हर एक साइड से ये ऐसे ओपन अप हो गया। ठीक है, एंड इसमें से ऐसे एनर्जी बाहर आ गई। ठीक है, एंड हम लोगों को वो एनर्जी फील हो रही है। गाइस, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, इन्होंने क्या कंसेप्ट लाया है, दीज आर पैकेट्स ऑफ स्मॉल एनर्जीज, जो किसी भी चीज के कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसे बर्स्ट होकर एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्होंने हम लोगों को बताया। एंड इट कंटेन्स फिक्स्ड एनर्जी, इट कंटेन्स फिक्स्ड एनर्जी। तो सबने बोला कि अच्छा, ऐसा बोल रहे हो, तो मुझे बताओ इसका प्रूफ क्या है? तो अगेन, इसका प्रूफ मुझे तुम लोगों को बताने की बहुत इच्छा है, बट अनलकीली केमिस्ट्री में इसका रिलेशन ना आने की वजह से हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे, वो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, बट हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो अब मुझे बताओ, अगर ये एक पैकेट है, अगर ये एक पैकेट है, तो पैकेट आ गया मतलब क्या हो गया? पैकेट आ गया मतलब क्या हो गया? तो इसका मीनिंग हो गया कि इट इज पार्टिकल, it is particle in nature. Guys, are you getting it? Are you getting it? Are you getting it? ओके, तो अब इस पैकेट में एनर्जी कितनी है? इस पैकेट में एनर्जी कितनी है? तो प्लैंक्स ने बताया कि देखो, तुम लोगों ने हम लोगों को इतना फ्रीक्वेंसी एंड ऑल सब कुछ बता दिया था। ठीक है, प्लैंक्स ने हम लोगों को बोला कि तुम लोगों ने इतना फ्रीक्वेंसी एंड ऑल हम लोगों को पहले से बता के रखा है। एंड लाइट इज अ वेव, ऐसे अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं तो इट हैज अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, इट हैज अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। हाँ, बाय द वे, एक छोटी सी और एक चीज, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फोटोन, ये बताना मैं भूल ही गया ना। वो जो भी मैंने वो पैकेट ड्रॉ करके दिखाया था तुम लोगों को विजुअलाइजेशन के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन क्या रहता है वो समझ में आ रहा है? किसी ने मुझे पूछा था कि सर व्हाट इज अ फोटोन, व्हाट इज अ फोटोन, ऐसे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने तो बीच में। तो फोटोन का मीनिंग आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है,
फोटोन मतलब क्या, तो इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, छोटी सी, ठीक है। ओके, तो गाइज, लेक्चर इज स्टिल 12 o'clock का, लेक्चर इज स्टिल 12 o'clock, प्लीज डोंट कंफ्यूज दैट लेक्चर इज ऑफ 1.5 hour। ओके, तो अब वेयर आई वाज, हाँ, तो प्लैंक्स ने हम लोगों को बताया कि तुम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट दिया, एंड हम लोगों ने बोला भी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो प्लैंक्स ने हम लोगों को वही बताया कि चलो तुम लोगों का ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो एनर्जी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा मान के चले तो व्हाट वी कैन से दैट इट इज proportional to एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो एनर्जी कम होगी। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी, लेट्स ब्रिंग आउट अ कांस्टेंट जिसका नाम दिया उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट एच, और फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल्स टू एच न्यू, फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेर एच इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक ने दिया है तो इट इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी इसकी वैल्यू रहती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, -34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ लाइट, ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया फॉर एनर्जी ऑफ लाइट। गाइस याद है ना, ऊपर मैंने तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, एनर्जी कैसे बढ़ती है, सब कुछ बताया था, तो ये डायरेक्ट मैंने रिलेट कर दिया। एनी डाउट? कुछ डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली हम लोग इसे रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, मैं तुम लोगों को बाकी के फॉर्मूला याद दिला देता हूँ पहले। देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था सी बाय लैम्बडा, लैम्बडा बार मतलब क्या, तो वेव नंबर, उसका फॉर्मूला था 1 अपॉन, इट्स -34। ये एक्चुअली पेन की निब थोड़ी बड़ी रहने की वजह से वो थोड़ा 38 दिखता है, बट इट इज -34। मैं 8 ऐसे प्रॉपरली 8 निकालूंगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा, बट दिस इज -34। अब वेव नंबर का फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन लैम्बडा, ठीक है, वेव नंबर का फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन लैम्बडा, तो न्यू विल बिकम सी इंटू 1 अपॉन लैम्बडा। देखो, सी इंटू 1 अपॉन लैम्बडा, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू सी लैम्बडा बार, ठीक है। अब लाइट का रिलेशन केमिस्ट्री में कैसे आता है, डेफिनेटली तुम लोगों को पता चलेगा, डोंट वरी, जस्ट बी पेशेंट, बट ये सारा पार्ट हम लोगों का केमिस्ट्री का ही है, ठीक है। अब फाइनली हम लोगों को देखो, न्यू के लिए दो नए फॉर्मूलाज मिल गए। एक तो न्यू का था सी बाय लैम्बडा, तो हम लोग E इज इक्वल्स टू एच न्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट E इज इक्वल्स टू एच सी, एच सी बाय लैम्बडा, एंड न्यू का और एक फॉर्मूला है सी लैम्बडा बार, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू एच सी लैम्बडा बार, ठीक है। तुम लोगों को ये तीनों फॉर्मूलाज यूज करने पड़ सकते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग एच न्यू यूज करेंगे, बट उसके साथ साथ बाकी के भी फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं, ठीक है गाइस। चलो इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें क्या, लिख दो, ये कंप्लीट कर दो, पहले प्लैंक्स क्वांटम थियरी कंप्लीट कर दो। Planck told us that light has another nature also, which is photonic nature, ठीक है। पहले ये सबसे पहले कंसेप्ट दिया था हम लोगों को न्यूटन ने। न्यूटन टोल्ड अस कि फोटॉन्स रहते हैं, कॉर्पस्कल्स, ऐसे ये सारी थियरीज फिजिक्स में हर एक चीज आएगी, ठीक है। अभी के लिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये तीन फॉर्मूलाज हम लोगों को डिराइव करने थे आज, एंड इन तीन फॉर्मूलाज के लिए हम लोगों ने ऊपर वाला सारा रामायण पढ़ाया। याद रखो, हम लोगों को अभी सिर्फ ये तीन फॉर्मूलाज ही इंपॉर्टेंट है, एंड ये तीन फॉर्मूलाज समझ में आए, इसलिए हम लोगों ने ऊपर का पूरा रामायण किया था। चलो लिख दो इसे।
चलो गाइस आगे बढ़े। अब हम लोगों ने जो इतने मेहनत से फॉर्मूलाज डिराइव किए उनके ऊपर थोड़े क्वेश्चन तो करना बनता है, ठीक है। तो लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन तुम लोगों को करा रहा हूँ, बट फिर क्या लगता है बाय द वे, ये फॉर्मूला यूज करना इजी रहेगा या डिफिकल्ट होगा? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, अच्छा बहुत इजी होगा, करेक्ट। चलो देखते हैं। अभी मैं तुम लोगों को इजी वैल्यूज ही देने वाला हूँ, तो इट इज क्वाइट इजी। एनर्जी ऑफ अ वेव हैविंग wavelength having wavelength 300 नैनोमीटर, ठीक है। एक सिंगल वेव की एनर्जी तुम लोगों को निकालनी है जिसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, ठीक है। वेव मत लिखो यहाँ पे, एनर्जी ऑफ अ फोटोन लिखो, क्योंकि अभी हम लोग वेव नेचर से फोटोनिक नेचर पे पहुंच गए हैं ना, पार्टिकल नेचर पे है। तो वेव नेचर ऑफ फोटोन लिखो, ठीक है। वेव नेचर ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। चलो ऊपर तुम लोगों के पास सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, तुम लोगों को ये याद होगा। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻19, सॉरी 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला वेवलेंथ का यूज कर रहे हैं तुम लोगों को, वेवलेंथ क्योंकि पहले से देके रखी है, 300 नैनोमीटर, विच इज इक्वल्स टू 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। ये तुम लोगों को करना है, सॉल्व करो। वैल्यूज मैंने बहुत इजी दे के रखी है सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। ऐसे भी ले सकते हो, दो जीरोस कैंसिल कर दो, 3 इंटू 10⁻⁻7 कर दो। सानिका, आपने पावर टर्म में कुछ तो मिस्टेक की है, जरा वापस एक बार चेक करो। दिस इज -34, दिस इज -34। अगर -34 नहीं लिया होगा तो वो मिस्टेक हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आपने इसको प्लस ले लिया है, देखो। ओके वेद, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ओके गाइस, चलो आगे बढ़े। हो रहा है क्या, आंसर आ रहा है क्या? बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं। सानिका करेक्ट आंसर है अभी। ओके ठीक है, कर रहे हो ना सॉल्व, तो आई एम रेडी टू वेट। किसकी करेक्ट आंसर है? निकिता करेक्ट आंसर है। यश करेक्ट। ऋतुज करेक्ट, वेरी नाइस। तनका करेक्ट। चलो, तो बताओ मैं आंसर अभी। अब लैम्बडा है, निश्चिता करेक्ट आंसर है। लैम्बडा है तो तुम लोगों को लैम्बडा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Hc/लैम्बडा, ठीक है। एच की वैल्यू रहती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, इंटू इंटू अर्शिया करेक्ट आंसर है। इंटू, देखो मैं यूनिट के साथ ही वैल्यूज लिख रहा हूँ सो दैट तुम लोगों को यूनिट्स भी पता चले। 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट ना, स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइडेड बाय लैम्बडा, जो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा था, 10⁻⁻7 मीटर। अब देखो, यूनिट्स कैंसिल आउट कर दो, मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएंगे,
आंसर क्या बचेगा, जूल्स में बचेगा। 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट 6.626 into 10 raised to minus 34। तनिष्का करेक्ट आंसर है। into 10 raised to 8, 10 raised to minus 7 ऊपर चला जाएगा, +7, तो 10 raised to 8 +7 हो जाएगा 10 raised to 15। 10 raised to 15 into 10 raised to minus 34 बन जाएगा 6.626 into 10 raised to minus 19 जूल्स। गाइस देखो, मैंने जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड वर्जन में क्वेश्चन पूछा था, सो दैट आंसर इजीली आ जाए। एंड बिलीव मी, तुम लोगों को एंट्रेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम लोगों के आंसर इजीली आते हैं, कंडीशन अप्लाइड कि तुम लोग सारी चीजें प्रॉपरली कर रहे हो। कंडीशन अप्लाइड कि तुम लोग सारी चीजें प्रॉपरली कर रहे हो। एनी डाउट गाइस? किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो। और एक क्वेश्चन लेते हैं, जिन लोगों का पहले आंसर नहीं आ पाया था, अभी ट्राई करो। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 4 photons of of having 3.33 into 10 raised to, just a minute guys, I'm thinking, 3.33 into 10 raised to 8 wave number. Okay, 3.33 into 10 raised to 8 wave number per meter, इस पे यूनिट नहीं लिखा ना, पर मीटर वेव नंबर। ओके, चलो गाइस, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, अभी वेव नंबर में मैंने आंसर पूछा है, नथिंग एल्स। Now they have given you wave number, which is 3.33 into 10 raised to 8 per meter. The formula which you are going to use is hc by lambda bar. ठीक है, this is the formula which we are going to use now. करो इसे solve. Again numbers are quite easy, मैं बहुत simple numbers दे रहा हूँ, भूलना मत. And approximation is allowed, approximation is allowed. थोड़ा बहुत तुम लोग राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, राउंडेड ऑफ आंसर चाहिए मुझे। बताओ व्हाट इज द आंसर। जब करेक्ट आंसर आएगा तो ही मैं बोलूंगा करेक्ट है। तो सब करेक्ट आंसर है। निकिता करेक्ट आंसर है। मैंने कहा आपने मल्टीप्लिकेशन में कुछ तो मिस्टेक की है, आपकी पावर टर्म एग्जैक्टली करेक्ट है, बट मल्टीप्लिकेशन में आपने मिस्टेक की है। केतकी करेक्ट आंसर है।
जो ये आपने भी मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक की है। उर्वल करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ओके, चलो गाइस मैं बताऊं। ओके, तो बहुत लोगों ने एक सिंपल मिस्टेक की है, एकदम सिंपल मिस्टेक। ठीक है, कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी बताई है। गाइस मैंने कितने फोटॉन्स लिखे हैं। हम लोगों ने आज सुबह सुबह एक ऐसा क्वेश्चन किया था, इफ यू डू रिमेम्बर। कहाँ पे गया वो क्वेश्चन? एकदम ऊपर था, एकदम ऊपर। मैंने तुम लोगों को ओरल्स में पूछा था, ये देखो, चार चार्ज पार्टिकल्स, मैंने नंबर तक सेम रखे हैं गाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने नंबर भी चेंज नहीं किया है, मैंने नंबर भी सेम ही रखा है। और चार चार्ज पार्टिकल के बदले अभी मैं चार फोटॉन पूछ रहा हूँ, तो क्यों नहीं वापस आया? यश करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच सी न्यू, एच सी बाय लैमडा, इतना एच सी लैमडा बार, ऐसे ही नहीं होगा। एन एच सी लैमडा बार, ये हो जाएगा। वेर एन इज वॉट नंबर ऑफ फोटॉन्स, वेर एन इज वॉट नंबर ऑफ फोटॉन्स। तुम लोगों को चार फोटॉन्स की एनर्जी पूछी है ना? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आंसर जा रहा है, 4 into 6.63, इसको ले लो राउंड ऑफ करके, इंटू, जो ही करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, 3 into 10⁻⁸ इंटू लैम्बडा बार। मैंने तुम लोगों को, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, डायरेक्ट मैंने तुम लोगों को मीटर इनवर्स में ही दिया था। मैं चाहिए होता तो तुम लोगों को नैनोमीटर इनवर्स में करके दे सकता था। यहाँ पे अगर मैं नैनोमीटर इनवर्स लिख देता तो खत्म, यहाँ पे आधे बच्चे ढेर हो जाते। ठीक है, तो कहना का करेक्ट आंसर है। अभी सबको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई होगी। देखो, तो अब 3 into 3.33, इसका आंसर हो जाता है 9.99। इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 9.99। कैन आई टेक इट एज 10? कैन आई टेक इट एज 10? मैंने यूनिट्स नहीं लिखे है ना, सॉरी, यूनिट्स लिखने चाहिए ना। इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इंटू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इंटू 3.33 इंटू 10⁸ पर मीटर। देखो, पर सेकेंड, सेकेंड कैंसल, मीटर पर मीटर कैंसल, आंसर वापस जूल्स में ही आने वाला है। ठीक है, अब 3 into 3.33 को हम लोग 10 लेने वाले हैं, तो 4 into 6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 24, तो ये हो गया 5, 1 कैरी फॉरवर्ड हो, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 26.52 इंटू 10⁻⁻34। देखो ये 8 + 8 16, एंड वापिस और एक 10 ऐड किया था, तो ये हो गया 10⁻17। गाइस ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है क्या? 26.52 इंटू 10⁻⁻17 जूल, विच विल बिकम 2.652। हमेशा याद रखना, एक डिजिट के बाद हम लोग नंबर डेसिमल ऐड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर इन करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। एक नंबर के बाद पॉइंट ऐड करने को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और यूजुअली आंसर ऐसे ही लिखने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में भी तुम लोगों को आंसर ऐसे ही रहेगा। ठीक है गाइस, देखो मैंने सारे वैल्यूज अच्छे से पुट किए, और कुछ नहीं। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने थे? 4 थे। एच की वैल्यू 6.63 थी, सी की वैल्यू 3 into 10⁸8 था, एंड लैम्बडा की वैल्यू 3.33 into 10⁸8 था। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो मैं और एक स्टेप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखो, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 26.52 आंसर लाया। ये 10⁻34 वैसे के वैसे। अब देखो, 3 into 3.33 बिकम्स 9.99। 9.99 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं 10। समझ में आ रहा है? फाइनली
इंटू 10⁻⁸, ये वाला 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸, 10⁻1 प्लस 10⁻⁸ प्लस 10 सॉरी इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ हो जाता है 10⁻17। तो 26.52 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻17, -34 इंटू 10⁻17, ये बन जाएगा 10⁻⁻17। एंड बाद में हम लोग ये पॉइंट इस तरफ लाएंगे तो 2.652 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स। गाइस कैलकुलेशन समझ में आ गया क्या? तुम लोगों को एग्जैक्ट आंसर भी आ रहा है तो भी चलेगा, बट पॉइंट परफेक्ट पोजीशन पे आना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। इससे थोड़ा बहुत, इससे मतलब तुम लोगों का आंसर अगर 2.5 तक आया था, या फिर 2.3 भी जिन लोगों ने आंसर दिया है, 3.239 ऐसे कुछ, मैंने सबको करेक्ट आंसर बोला था। पावर टर्म इज मोर इम्पोर्टेंट, पावर टर्म इज मोर इम्पोर्टेंट, याद रखना। हम लोगों को एमसीक्यूज की एग्जाम देनी है, अप्रोक्सीमेशन मन भर के करना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बट स्टिल तुम लोगों का भी दिख रहा होगा, दिस कैलकुलेशन आर नॉट दैट सिंपल, थोड़ी बहुत लेंदी हो ही जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक शॉर्टकट भी है, हम लोगों ने एक शॉर्टकट बना के रखा है, एंड इस शॉर्टकट से हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, एंड ये शॉर्टकट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? यस अथर्वा, आई विल डू इट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी का फॉर्मूला था एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, अज्यूमिंग दैट कि ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, ये किसमें? एंगस्ट्रॉम में, ऐसे हम लोग अज्यूम करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यूज पहले से पता है ना, वो हम लोग लिख देते हैं। वैल्यूज हम लोगों को क्या क्या पता है? दिस इज एच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब देखो लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में रहेगा, लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में रहेगा तो इसको हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में है तो हम लोगों को इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे बताओ 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स हाउ मेनी मीटर्स? मीन्स हाउ मेनी मीटर्स? 10⁻⁻10 मीटर। तो देखो, if lambda is in angstrom then we will multiply it to convert it into 10⁻⁻10। ये 10⁻⁻10 ऊपर चला जाएगा एंड बन जाएगा 10⁻+8 प्लस 10। ठीक है, तो 3 को 6.63 से मल्टीप्लाई करो, जरा देखो क्या आंसर आ रहा है। 3 को 6.626 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 8, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये बन गया 7, वापिस 8, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 19, ये अप्रोक्सीमेटली तुम लोग 20 भी ले सकते हो, इनटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻+18, the whole thing divided by lambda in angstrom। ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा? इसका यूनिट क्या रहेगा? जूल्स। हम लोग ऊपर बाद में से कर रहे थे, इसका यूनिट क्या रहेगा? जूल्स। तो फाइनली तुम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली, फाइनली तुम लोग इसको, अगर तुम लोगों को आंसर जूल्स में ही निकालना है, अगर तुम लोगों को आंसर जूल्स में ही निकालना है तो तुम लोग क्या करोगे? अप्रोक्सीमेटली इसको कर दोगे 20 इंटू 10⁻, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हुआ, 19.878 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 20 कर सकते हैं। 20 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। एंड तुम लोगों की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, तुम लोगों की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी इसकी वजह से। कंडीशन अप्लाइड, दे आर आस्किंग यू इन जूल्स। अब अगर तुम लोगों को जूल्स के बदले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछा, देखो फाइनल हम लोगों का शॉर्टकट क्या हुआ था? 20 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये था। मैं वापस यहाँ पे प्रॉपर लिख रहा हूँ, 19.876 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेंगे 20 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब अगर ये नैनोमीटर में रहेगा, अब अगर ये नैनोमीटर में रहेगा तो हम लोग इसको कर देंगे 2 इंटू 10⁻⁻16
डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन कर दिया। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम के बदले नैनोमीटर पूछा रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दीज आर गाइस शॉर्टकट्स विच विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है, दीज आर शॉर्टकट्स विच विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। ओके, तो दिस वाज 8, मैंने गलती से 6 लिख दिया था। ओके, अब गाइस अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, अगर क्वेश्चन किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। क्वेश्चन अगर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, तुम लोगों को आंसर जो दिए है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितने जूल्स हो जाते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम लोगों को आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, अब तुम लोगों को आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो मुझे बताओ 1 जूल विल बिकम हाउ मच, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस आंसर वॉज इन जूल्स। अगर तुम लोगों को एग्जाम में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा तो तुम लोग क्या करोगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू 19.878 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 16 वन जा, ठीक है, बाद में 38 बज गए, तो 16 टू जा कितने बच गए, वहां पे 6 बच गए, तो 47। तो अब यहाँ पे 6 कितने बच गए थे, सॉरी 67 बच गए, तो ये 4, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12.4 आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 12.4 इंटू 10⁻⁻16। अब सॉरी गाइस, एक छोटा सा चेंज, 1.6 इंटू, ये सारे कैलकुलेशन तुम लोगों को याद नहीं रखना है, मैं तुम लोगों को शॉर्टकट डिराइव करके दे रहा हूँ, इंटू लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम रह गया ना, ठीक है। अब ये इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन बताऊंगा तो तुम लोग डर जाओगे। 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम लोगों को नैनोमीटर में पूछा रहेगा तो 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर, ठीक है गाइस, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। तो फाइनली हम लोगों का फॉर्मूला क्या हुआ, जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। फाइनली हम लोगों के शॉर्टकट फॉर्मूलाज क्या हुए गाइस। अब तुम लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा ऐसे लग रहा है क्या, 1240 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, दिस इज फॉर, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, which is 1240 on lambda in nanometer. Again, this is for electron volt, but if you want answer in nanometer, sorry, if you want answer in joules, so 20 into 10 raised to minus 16, 10 raised to minus 16 upon lambda in angstrom, which is equals to 2 into 10 raised to minus 16 upon lambda in nanometer, which is in electron volt. ठीक है गाइस, अभी आज के बाद से हम लोगों के न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूलाज बहुत हो जाएंगे, ठीक है। आज ही हम लोगों ने अच्छे खासे फॉर्मूलाज डिराइव किए। आई होप तुम लोगों को हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एंड शॉर्टकट का इंपॉर्टेंस बहुत है। शॉर्टकट हम लोगों का एग्जाम में टाइम बहुत सेव करता है। हम लोगों को एग्जाम जो देनी है उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं निकालने, हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करने हैं, ठीक है। याद रखो, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल थिंग इन एंट्रेंस, ठीक है। तो शॉर्टकट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। So guys, I hope you liked your our today's lecture. You have been a great audience. So till then, see you next time. Bye bye, and God bless you guys. Chalo guys, bye bye. लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आना चाहिए, जस्ट मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आना चाहिए था, करेक्ट बोला है जिस किसी ने बताया था, ठीक है। दिस इज इन जूल्स, हाँ, दिस इज इन जूल्स, ये जूल्स वाला था, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय। तुम लोगों को फाइल मिल जाएगी, डोंट वरी, तुम लोगों को फाइल मिल जाएगी।